हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स गेम एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश सहस्त्रबुद्धि आज आपके सामने एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज से जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमने हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट खत्म किया है, हमने एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट खत्म किया है और हम इसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम थोड़ा सा अलग वे में पढ़ेंगे। हम इसमें पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बेसिकली पीवाईक्यूज ही होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज में हम कम से कम 3-4 ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में, आईआईटी जैम या फिर बीएचयू या फिर डीयू, एचसीयू जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा नंबर के लिए आता है। टोटल 18 नंबर का जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स आता है, उस मॉडर्न फिजिक्स में 4 से 6 नंबर के लिए आपका न्यूक्लियर फिजिक्स रहता है, 2 से 3 नंबर के लिए एटॉमिक फिजिक्स रहता है, 6 से 8 नंबर के लिए आपका क्वांटम मैकेनिक्स रहता है और ऑलमोस्ट 2 से 4 नंबर का आपका एसटीआर रहता है। इसी फॉर्म में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अभी तक हमने 2 पार्ट को कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको वो पार्ट समझ में आए होंगे, आपने उसके ऊपर पीवाईक्यूज किए होंगे। वैसे आपने डाउट्स तो पूछे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। और नहीं हो रहे होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ आपको ज़रूरत होगी तो आप रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि हमें असाइनमेंट्स चाहिए, हमें क्वेश्चंस चाहिए, हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज जो है उनको स्टडी करेंगे और जो डीके वगैरह का पोर्शन होगा हम उसको कल के लेक्चर में देखेंगे। तो अब तक हमने देखा, सबसे पहले जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स से मैं बात करूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक मोटे मोटे तौर पर यूज़ की जाती है कि जो हमारे आस पड़ोस में हमें दिखता है, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स काफ़ी हद तक अप्लीकेबल है, सही है, वैलिड है। क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों के लिए ये सही से अप्लाई करता है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को रेफरेंस लेते हुए अगर हम नीचे जाते हैं, एक कोई बॉडी है, हम नीचे जाते हैं तो अब इसका हम फंडामेंटल देखेंगे तो एटम देखते हैं। अब एटम तो डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है, डाल्टन, एटम जो है ये अल्टीमेट है, इससे नीचे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में थॉमसन और रुदरफोर्ड वगैरह सब लोगों की मदद से हमें एटम के अंदर भी पता चला कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो बेसिकली जब थॉमसन ने मॉडल दिया था तो उसने कहा कि ये वाटरमेलन जैसा है, इसके अंदर ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड रहेंगे और बाकी सब पॉजिटिव पोर्शन रहेगा। और फिर रदरफर्ड ने जब अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया तो उसने कहा कि भाई देखो, ये जो है अंदर एक न्यूक्लियस जैसी कंसेप्ट होता है, ये जिसमें प्रोटॉन्स रहेंगे और इसके आस पड़ोस में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो ये न्यूक्लियस का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले दिया रदरफर्ड ने। यही से हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली शुरू होती है। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर कुछ चीज़ें उसने बोली कि जो न्यूक्लियस की साइज होगी वो फर्मी लेवल में होगी।
ये 10⁻⁻15 मीटर मतलब एक फर्मी होता है, इसकी ये साइज होगी, जो ऑलमोस्ट 99.9% मास जो होगा वो न्यूक्लियस का होगा। ये सेंटर में रहेगा कोर, और बाकी सब चीज़ें इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियॉन्स रहेंगे, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये आज हमें पता है कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे पहले ये चीज़ पता नहीं थी। उस टाइम पे सबसे पहले एक थ्योरी आती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है या जो एटम होता है जो न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल होता है ये तो पता था। तो इन्होंने कहा इसका जो एटॉमिक नंबर होगा Z, 2Z नंबर के प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, और Z अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब बेसिकली E-Z अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, और इसके बाहर ये जो शेल्स है इसमें ये Z इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया और बाकी सब चीज़ें हो गई। ये एक हाइपोथेसिस थी जो सबसे पहले थी, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा था कि जैसे अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रोटॉन है तो अल्फा डीके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो बीटा डीके हो जाएगा, और बाकी भी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल भी है, शेल्स भी आ रहे हैं, ये सब, तो ये चीज़ें वैलिड थी। लेकिन फिर ये चीज़ें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। जब हम HUP लगाते हैं यहाँ पे, तो जो एनर्जी निकल के आती है वो लगभग 10⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, और इतनी एनर्जी इसके अंदर नहीं हो सकती किसी इलेक्ट्रॉन की। तो इसके हिसाब से ये हाइपोथेसिस गलत हुआ, और जब 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, तो उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आया, और जिसने चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया। तो तब तक हम आगे बढ़ेंगे, और अभी देखते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उससे डिनोट होता है, दैट इज Z। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर Z प्रोटॉन्स रहेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर Z होगा। और इसी तरह से अगर न्यूट्रल एटम की ही बात करूं तो उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। न्यूट्रॉन नंबर वो होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये बेसिकली E-Z से भी होता है, डिनोट किया जाता है। उसका एटॉमिक मास माइनस उसका एटॉमिक नंबर, इसका सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर आएगा वो होगा मेरा न्यूट्रॉन का नंबर। फिर एटॉमिक मास नंबर वो होता है कि मेरे टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज Z अमाउंट के प्रोटॉन्स P प्लस N नंबर के न्यूट्रॉन्स, ये देते हैं मेरा एटॉमिक मास। और इनिशियल एक चीज़ अगर आपने देखी होगी केमिस्ट्री के अंदर, जब पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, तो शुरू के जो डिस्कवरीज जैसे मेंडेलियो का हो गया या उससे पहले के भी जो क्लासिफिकेशन है, तो ऑक्टेव मॉडल वगैरह का, उसमें सब लोगों ने एटॉमिक मास को कंसिडर किया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। लेकिन जब बाद में मूसले आया तो मूसले ने ये फॉर्मूला यूज किया जो हमने मॉडल में देखा था कि न्यू प्रोपोर्शनल टू Z माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे इसने सबसे पहले एटॉमिक नंबर का यूज करके पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि इसको लिखते कैसे। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का, उसके लेफ्ट बॉटम में उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके लेफ्ट अपर में दैट इज ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, इसमें ये सबस्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक मास। अगर आपको चार्ज वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं +1 +2, और उसका कितने हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ये चीज़। अब आपको यहाँ तक पता चल गया कि किसी भी
एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें Z प्रोटॉन्स होते हैं और N नंबर के न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं कि कुछ एटम्स के लिए Z और N इक्वल रहेंगे, कुछ एटम्स के लिए N ग्रेटर रहेगा Z से, कुछ के लिए Z ग्रेटर रहेगा N से। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ऐसे होगा कि किसी एलिमेंट के लिए Z1 प्लस N1 इज इक्वल टू Z2 प्लस N2, किसी के लिए ऐसे होगा N1 इज इक्वल टू N2, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए ऐसे होगा कि किसी का Z जितने और भी कुछ होगा। तो इन कॉम्बिनेशंस को लेके कुछ अलग अलग टाइप्स के एटम्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली होता है कि जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग रहते हैं, दैट इज उनका मास अलग रहता है। तो जैसे हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, ऑक्सीजन 8 18, इन सब में भी आपको 8 प्रोटॉन्स कॉमन मिलेंगे। यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स है, 9 न्यूट्रॉन्स है, 10 न्यूट्रॉन्स। कुछ कुछ जगह पर O14, O15, O19 ये वाले भी दिख जाते हैं, लेकिन वो सब बात की बात है। इसके बाद में एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन में बेसिकली जो मेरा न्यूट्रॉन नंबर होता है वो सेम रहता है, प्रोटॉन नंबर वेरी कर सकता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स और कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स। तो 7 न्यूट्रॉन दोनों में कॉमन है। तो आपका ये जो होगा आइसोटोन। इसके बाद होगा आइसोबार, जिसके अंदर अब मेरा ए जो है एटॉमिक मास ये कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन 14 जो कार्बन का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मास है 14 और न्यूट्रॉन का मास है, नाइट्रोजन का मास है वो भी 14। तो अब देखिए यहाँ पे तो मेरा 6 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है, और यहाँ पे मेरे दोनों 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर अलग होगा लेकिन मास सेम रहेगा। अब एक और कंसेप्ट आता है मिरर न्यूक्लियाई, जिसके अंदर अगर ये चीज़ है, अगर ये कोई एटम है जिसके अंदर Z अमाउंट में प्रोटॉन्स है और N नंबर के न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मिरर न्यूक्लियर वो होगा जिसमें N नंबर के प्रोटॉन्स होंगे, Z नंबर के न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसे कार्बन और बोरॉन, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन्स है, जबकि बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि जैसे हम SPR में पढ़ते हैं कि E जो होती है एनर्जी, ये mc² से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ सकता है कि अलग अलग चीजें, अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, सेम रहेगी, मिरर न्यूक्लियर के अंदर क्या चीज होती है, ऐसे सारी चीजें वो पूछी जाती है क्वेश्चन में। MSQ सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मिरर न्यूक्लियर के ऊपर। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देना। इसके अंदर ये चीज जो है कि यहाँ भी ये चीज पूछ लेगा, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये स्टेटमेंट सीधा पूछ लेगा ये डिफरेंस कितना होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। तो उसके बाद में वो ये पूछ लेगा कि वहाँ पे एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी में क्या फर्क आएगा, ये सब चीज।
और ये एक आइसोमर का कंसेप्ट है जो केमिस्ट्री वाले काफ़ी अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, कि जिसमें मास सेम होता है, नंबर सेम होता है, उस रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम नॉर्मली केमिस्ट्री में ये देखते हैं आइसोमर्स की, कोई नॉर्मल, जैसे मैं अल्कोहल की बात करूँ, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेनॉल हो गया, ये इसका आइसोमर इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे अपने। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि एटॉमिक मास, ये जो है ये न्यू कंसेप्ट है। तो हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, उसका वेट मेजर करते हैं हर चीज़ का। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है, उनका मास मेजर करने के लिए भी हमें कोई एक यूनिट चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि ये कार्बन को रेफरेंस लिया कि C612 जो है, जो न्यूट्रल कार्बन है, उसका जो मास आता है वो एग्जैक्टली 12 U के बराबर आता है। U है मेरा बेसिकली AMU। अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये चीज़ आई मेरी कितने निकल 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg। या जब इसको मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये एनर्जी मेरी निकल के आई 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, इसको यूज करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको सीधे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस वैल्यू को आप बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसको मेगा इलेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C²। ये बेसिकली मास देगा आपको। उसके बाद में अगर प्रोटॉन का मास पूछूं तो वो होता है 1.626 इंटू 10⁻27। न्यूट्रॉन के लिए 1.675 -27। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1099 इंटू 10⁻31 kg। और इसका जो कन्वर्जन आता है जैसे AMU के अंदर ये, या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये वैल्यूज के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा वो, या सीधा क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो वो आपको सारे यूनिट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, तो वहां पे आपको कैलकुलेट करते बैठना पड़ेगा। तो इसके बजाय आप सीधा इसको यूज कर लीजिए। जैसे हम आगे गामा डीके वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सीधा इस एनर्जी को आप यूज करेंगे। तो इस वैल्यू को आप याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ही वैल्यू है, आप याद कर सकते हैं इनको। ये जो ज्ञान भरी बातें हैं यहाँ पे, कि गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था और चैडविक ने न्यूट्रॉन को 1932 में डिस्कवर किया था। 1932। तो उसने इस तरह से रिएक्ट किया कि जो बेरिलियम का एटम था, जो टारगेट एटम था, इसके ऊपर हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल जो है उनको बम्बार्ड किया। जब हीलियम को बम्बार्ड किया तो उसमें से मेरा कार्बन निकल के आया और ये न्यूट्रॉन बाहर निकला। क्योंकि ये अनचार्ज था तो ये ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से ये कुछ डिफ्लेक्ट होता था, तो ये डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से ये फाइंड आउट किया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी साइज और उसकी डेंसिटी किस तरह से दी जाती है। तो मेजॉरिटी में जितने भी एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो सारे स्पेरिकल शेप में हैं, और काफ़ी कम जो है वो इलिप्टिकल शेप में आते हैं। तो हम मेजॉरिटी के साथ चलते हैं। तो जब मुझे उस न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट करनी है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा कि मेरा रेडियस आर जो होगी ये R0 टाइम्स एटॉमिक मास के क्यूब रूट के बराबर है। और इस इक्वेशन को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर IIT जैम BHU में क्वेश्चन है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में करवा दूंगा क्वेश्चन। अब ए मेरा हो गया एटॉमिक मास, और R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.3, मैं यहाँ लिखता हूँ 1.3
प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और जब अगर एक एवरेज वैल्यू की आप बात करो, या फिर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन में आपको वैल्यू यूज करनी है, तो आप सीधा इसे यूज कर लीजिए, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और 1.2 फर्मी। इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें ऑलमोस्ट रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर मैं इन एटम्स की बात करूँ तो अगर मतलब एटम की साइज बढ़ जाती है तो थोड़ा वेरी करेगा। अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करूँ, ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें याद रख लीजिए कि बेसिकली डेंसिटी मेरी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर डेंसिटी चाहिए तो न्यूक्लियर का मास ले लीजिए और न्यूक्लियर का वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर का मास में इस तरीके से दे दूंगा कि मेरे ए न्यूट्रॉन मतलब ए न्यूक्लियॉन से टाइम्स 1 U, ये बेसिकली 1 U हो गया। और उसका वॉल्यूम, अब मैं एक स्फीयर को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इस तरह से लिखूंगा कि ए इंटू 1U अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह पे R0 e⁻⁻1/3 डाल के ये चीज़ है, ए से ए गया, बाकी सब चीज़ें आपके पास है। जब इन सारी चीज़ों को डाल के आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये सीधी वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी गई है। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप यूरेनियम ले लीजिए, आप फेरस ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, आप इवन हाइड्रोजन ले लीजिए, आप प्लूटोनियम ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, आप प्लूटोनियम ले लीजिए, बिल्कुल आप कोई भी ले लीजिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के आसपास आएगी। हो सकता है किसी की वैल्यू 2.89 आ जाए, हो सकता है किसी के लिए 3.10 आ जाए, हो सकता है किसी के लिए 2.97 आ जाए, बट आएगी इसी के आसपास। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। अभी हमने न्यूक्लियर की डेंसिटी देखी कि न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स वगैरह है उनकी डेंसिटी क्या है। अब न्यूक्लियर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो डेंसिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं कि न्यूक्लियर की डेंसिटी अपॉन न्यूक्लियर का मास। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये रफली मुझे देता है 10⁻44 न्यूक्लियस 1 मीटर क्यूब के अंदर रहते हैं। ठीक है। अब जब इतने सारे न्यूक्लियस यहाँ पे रहते हैं तो बेसिक एक बात है कि उनके बीच कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि उनको बांधे रख रहा है। अब सबसे पहले, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस काफी बाद में आए हैं, सबसे पहले हमें बस दो ही फोर्सेस पता थे। एक तो हमें ग्रेविटी पता थी और दूसरा हमें पता था कूलम फोर्स। हमें दो फोर्सेस पता थे। अब जब मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करता हूँ जहाँ पे मेरा मास जो है -27 kg के रेंज में आता है, और अगर मैं ग्रेविटी लगाता हूँ तो -11 और ये -54 अपॉन आर स्क्वेयर जो आता है कि -30। तो इससे ये बहुत छोटी वैल्यू 24 और 11 35, बहुत छोटी सी वैल्यू आती है जिसको कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, एक्ट कर रहा है तो हर पार्टिकल पे एक्ट करेगा, लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो इतना निग्लिजिबल है कि वो उतने प्रोटॉन्स को या उतने न्यूक्लियॉन्स को बांधे नहीं रख सकता। फिर देखा गया कि कूलम्स लॉ, तो कूलम्स का जो फोर्स है कि अब दो प्रोटॉन की मैं बात करूँ तो एक तो ये लाइक पार्टिकल्स है तो ये तो रिपेल करेंगे, बट रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस से निकल जाएंगे, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा, बट न्यूक्लियस तो स्टेबल रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे कूलम्स लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। तो एक नया फोर्स जो आया वो था न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं,
एक तो स्ट्रॉन्ग वाला आता है, एक वीक आता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बेसिकली न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है, और जब डीके होता है तो वहां पे हम वीक फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज फिर भी काफी ज्यादा है, वीक की तो -18 में ही है। तो अब इसे बांधे रखने के लिए हम न्यूक्लियर फोर्स से कंसेप्ट आया, न्यूक्लियस के ऊपर ही नया फोर्स था, तो उसको लेके अब इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ बातें, खास बातें जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बेसिकली चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दो प्रोटॉन के ऊपर, दो न्यूट्रॉन के ऊपर, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर, ये सेम वे में एक्ट करता है। और सबसे खास बात कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर मैं जितने भी फोर्सेस की बात करूं तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम न्यूक्लियर फोर्स की जगह पे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं। इसके बाद आपका जो है कोलम्बिक फोर्स आएगा, उसके बाद में आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा, और सबसे एंड में आपका ग्रेविटेशनल आएगा। और अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या कोलम्बिक फोर्स हो गया, उनकी रेंज इन्फिनिटी तक रहती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस इतने दूर काम नहीं करते हैं, वो खाली क्योंकि उनको बस इस एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज होगी उन न्यूक्लियस को ही मानना है। तो जितना इसका रेडियस होगा उतनी ही उस फोर्स की रेंज होगी। अगर न्यूक्लियस ही फर्मी लेवल में है तो वो भी फर्मी लेवल तक ही एक्ट करता है, कुछ फर्मी तक ही ये फोर्सेस एक्ट होते हैं। अब इस फोर्स का जो वेरिएशन आता है वो समथिंग इस तरह से आता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरह से आता है। अगर मैं 10 फर्मी या उसके बहुत आगे चला जाऊँ, इंफिनिटी पे चला जाऊँ, तो ये फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे। ये फोर्सेस बेसिकली डिस्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करता हूँ, 10 फर्मी से लेकर नीचे आता हूँ, तो ये फोर्सेस एक्ट करेंगे, ये क्लोज आएंगे, मतलब अट्रैक्टिव नेचर को डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पहला पॉइंट कि 10 फर्मी से ऊपर हो तो वो वहां पर उनका अफेक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते हो तो वहां पर वो अट्रैक्टिव नेचर शो करते हैं। और अगर आप आधे फर्मी से भी कम डिस्टेंस पे चले गए तो वहां पे फिर वो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये फोर्स जीरो अट्रैक्शन और रिपल्शन, ए और आर, फिर कुछ डिस्टेंस पे टोटल अट्रैक्शन, कुछ डिस्टेंस पे टोटल रिपल्शन, ये सब चीजें दिखाते हैं। डिस्टेंस के ऊपर ये फोर्सेस काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली जो न्यूक्लियस की वेलोसिटी होती है उसके ऊपर भी ये फोर्सेस डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो जो स्पिन होता है एस और एल, इनके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। और बेसिकली ये फोर्सेस जो होते हैं ये नॉन सेंट्रल होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। और जो न्यूक्लियर फोर्सेस का कॉज था ये सबसे पहले युकावा महाशय ने दिया था, जिन्होंने पाए मेजॉन्स के ऊपर डिस्कवरी करके ये सब चीजें दी थी। उसके बाद में इन फोर्सेस के पास एक प्रॉपर्टी होती है सैचुरेशन, कि जो भी न्यूक्लियन होगा वो अपने आस पड़ोस के न्यूक्लियन के साथ ही जो है इंटरेक्शन दिखाएगा, बाकी किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो उससे यहाँ पे एक चीज आती है बाइंडिंग एनर्जी, जो कि एटॉमिक मास से प्रोपोर्शनल में रहती है। और जो भी सारी इंटरेक्शंस होंगी वो इसी में पॉसिबल होंगी कि जितनी इंटरेक्शन है, बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो इंटरेक्शन है, टोटल इंटरेक्शन, ये ए इंटू ए माइनस 1/2, जितनी जितना एटॉमिक मास होगा और उससे एक कम का प्रोडक्ट बाय 2, उतनी इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ए के ही प्रोपोर्शन रहेगी, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन में नहीं रहेगी। अब कुछ चीजें और हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हमने एटॉमिक मासेस को देख लिया, कि जहाँ पे हमने बोला एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली 8 प्रोटॉन्स
प्लस n न्यूट्रॉन्स को जो कि इनके मासेस को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक इंटीजर। ये बेसिकली एक इंटीजर होना चाहिए। अब उस टाइम पे कुछ फ्रैक्शंस अवेलेबल थे, जैसे क्लोरीन हो गया जिसका मास 35.5 AMU जैसे देते हैं हम लोग। तो इसके पीछे रीजन फिर निकल के आया, क्योंकि पहले तो पता नहीं था, लेकिन फिर पता चला कि आइसोटोप नाम से एक कंसेप्ट होता है, उसकी वजह से ये फ्रैक्शन में मासेस हमको मिल रहे हैं। तो ये चीज हो गई। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली किसी एटम का, किसी एलिमेंट का मास कैलकुलेट किया गया तो वो ए से कम आया, ए से कम आया। ये चीज क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन ढूंढा गया तो उसके पीछे रिजल्ट निकल के आया कि मास डिफेक्ट। यहाँ क्योंकि एनर्जी और मास ये तो रिलेटेड है, आप एनर्जी बोल लो या मास बोल लो दोनों सेम ही चीज है। जो एक्चुअल मास निकल के आया वो समवट स्मॉलर था इन फ्री न्यूक्लियस की। अब यहाँ पे ये चीज क्यों, तो बेसिकली अब ये दिया गया कि जब आपके न्यूक्लियॉन्स फ्री हैं तो उनके बीच में कोई वैसे फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। लेकिन जब वो एटम्स, वो न्यूक्लियॉन्स एक साथ एक न्यूक्लियस के अंदर हैं तो अब वो न्यूक्लियस उनको फ्री होने नहीं देगा, उनको बांधे रखेगा। उन बांधने की वजह से एक बाइंड करके रखेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ मास जो है वो वहां पे कम करती है। क्योंकि बेसिकली अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँ या नॉर्मल एनर्जी की बात करूँ तो एम सी स्क्वेयर होगा। तो इस एनर्जी के लिए, उनको बांधने के लिए थोड़ा सा मास लगेगा, वो मास वो वहां से ले लेंगे, तो जिससे जो ए आएगा वो समवट छोटा आएगा ए एक्चुअल से। ये जो एक्चुअल रहेगा ये थोड़ा छोटा रहेगा। और ये डेल्टा एम जो कि मेरा मास डिफेक्ट है उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि सेट अमाउंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसको एन लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो मास कैलकुलेट। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बोल दी है। अब खाली बाइंडिंग एनर्जी से आपको काफी कुछ चीजें नहीं पता चलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट आ गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक ड्यूटेरियम को बांधने के लिए एक न्यूक्लियॉन जो होगा ड्यूटेरियम का, उसको बांधने के लिए आपको 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लगेगी। वही अगर मुझे बिस्मथ का एक न्यूक्लियॉन बांधना है तो मुझे वहां पे 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इससे, इस बाइंडिंग एनर्जी से मेरी स्टेबिलिटी को डिफाइन होती है कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी वो होती है ना कि उतनी एनर्जी आपको बाद में प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए। अगर मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, अगर मेरी समझो किसी एग्जाम्पल में लेता हूँ, अगर मेरी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर न्यूक्लियन, इतनी एनर्जी मुझे उसको देनी पड़े, ये काफ़ी बड़ी एनर्जी है। वही अगर मेरे पास हो कि किसी की 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर है, इतनी एनर्जी है, तो यहाँ एनर्जी मेरी कम खर्चा हो रही है, यहाँ से सीधा वो निकल जाएगा कम एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे जो है ये एक ग्राफ है, मैं इसको फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाई एक्सिस है मेरी और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा है, पर न्यूक्लियन या ए से डिनोट कर दो इसको। और यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास को डिनोट किया। अब जब इसको लेके मैं सॉल्व करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। जैसे थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है। तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी, ये इस फॉर्म में ये सब एलिमेंट्स है और ये यहाँ पे फेरस।
तो जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इससे कुछ चीज़ें पता चलती है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये 30 से लेके 170 एटॉमिक मास तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और ये मैक्सिमम है 8.75 फॉर फेरस, 7.6 से यूरेनियम के लिए, और अभी हाल फिलहाल में निकल के आया है कि 8.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है कोबाल्ट के लिए। तो कोबाल्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप फेरस को ही टिक करके आएंगे। जो मेरे एटम्स है जिनका मास 30 से कम है या 170 से ज़्यादा है, वहाँ पे वो न्यूक्लियॉन्स लूजली बाउंड है। एटॉमिक नंबर 28 से जो कम है और जो 4n के फॉर्म में है, वहाँ पे आपको इस तरह से पिक्स दिख रही होंगी, तो ये शो करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और यहाँ पे जब हम फेरस से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे वो ग्राफ जो है जो आप देख रहे होंगे तो इस तरह से ऐसे नीचे जाता है, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इस टाइप क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है तो उनको बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम लाइटर पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उन पार्टिकल्स में जो उनका एटॉमिक जो बाइंडिंग एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है, तो वो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कंबाइन होते हैं और एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबल होता है। जैसे ड्यूटेरियम कंबाइन होकर हीलियम बनाता है, 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है और वो स्टेबल हो जाता है। वही अगर हेवी न्यूक्लियस हो 240 या उससे ऊपर की, तो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और छोटे लाइट पार्टिकल्स में आते हैं, जिससे फिर उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम यूरेनियम को तो न्यूक्लियर फ्यूजन में देखते हैं, यही कंसेप्ट है फ्यूजन और फ्यूजन का। और इसके बाद एक फाइनल चीज़ है कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, तो ये जो मास डिफेक्ट है और इससे ये डिनोट होता है, तो ये चीज़ सीधा फॉर्मूला याद रख लेना। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी, समझी, आप इनको रिवाइज कीजिए और कल हम एक नए टॉपिक के साथ आगे आएंगे। कल हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके ये सब की हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर मुझे लगता है कि आपको बताने चाहिए तो मैं आने वाली कुछ वीडियोस में और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊंगा, और फिर हम बेसिक फिजन फ्यूजन रिएक्शंस के ऊपर मूव करेंगे। अगर आपको पार्टिकल फिजिक्स की ज़रूरत है, पार्टिकल फिजिक्स चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए या ग्रुप में बोल दीजिए, तो पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आ जाएगा। अगर आप वैसे जैम में पार्टिकल फिजिक्स नहीं है तो शायद वो चीज़ सोचेंगे उसके ऊपर कि वो एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाए या ना बनाए, तो आपका जिस तरह से रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से वो वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक आप वीडियो देखते रहिए, फिजिक्स गेम के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।